नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे के अंदर हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के तमाम फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के मामलों की सुनवाई शुरू हुई और इसके अलावा एक लिंक भी जारी किया गया। इन मामलों में आर्थिक रूप से पिछड़ों का आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली केंद्र विवाद जैसे मामले इसमें शामिल है। हालांकि अभी फिलहाल ये व्यवस्था प्रायोगिक दौर में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 सितंबर से अपनी संविधान पीठ की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने की शुरुआत की। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा। पहले दिन की लाइव स्ट्रीम सुनवाई में संविधान पीठ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई हुई। However, respondent hearing is not against reservation of anyone. Because after last day's argument, somebody asked, Biju, you are only for OBC, against OBC, etc. So we are not saying that. We are saying that once you are asking inclusion in EWS, you have to leave the status. Which means if they want to sit on my chair both the time, at the same time, that cannot be possible. You come out from the SC compartment, then you be in the EWS. केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को लेकर एक मामले की सुनवाई भी है। इस मामले की सुनवाई का भी पहला वेबकास्ट किया गया। वहीं शिवसेना पार्टी चुनाव चिन्ह विवाद की भी लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इस मामले में भी दलीलें दी गईं। ठीक 4 साल पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट करने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। पीठ ने ये कहते हुए फैसला सुनाया था कि सूरज की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए YouTube का इस्तेमाल करने की बजाय शीर्ष अदालत के पास जल्द ही अपना प्लेटफॉर्म होगा। पीठ ने ये बात तब कही जब बीजेपी के पूर्व नेता KN गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का कॉपीराइट किसी निजी प्लेटफॉर्म को नहीं सौंपा जा सकता है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला वाली पीठ को वकील विराग गुप्ता ने बताया कि YouTube ने स्पष्ट रूप से वेबकास्ट पर कॉपीराइट की मांग की है। CJI ने कहा ये शुरुआती चरण है, हमारे पास निश्चित रूप से अपने प्लेटफॉर्म होंगे, हम कॉपीराइट मुद्दे का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट YouTube के माध्यम से की जा रही लाइव स्ट्रीम को बाद में अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है। लाइव स्ट्रीम को लोग बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर देख सकते हैं। 26 अगस्त को तत्कालीन CJI NV रमन्ना के रिटायर होने के दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया था। जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की एक औपचारिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि MTP एक्ट से अविवाहित महिलाओं को बाहर करना असंवैधानिक है। किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेग्नेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप माना जा सकता है। अदालत ने इस दौरान ये साफ तौर पर कहा है कि विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला,
सभी को सुरक्षित अबॉर्शन का अधिकार है और ये फैसला 25 साल की अविवाहित गर्भवती युवती की अर्जी पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सभी महिलाओं को गर्भपात चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार दिया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को ये हक देता है कि वह विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। अदालत ने कहा कि 20 से 24 हफ्ते के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। अदालत ने एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उससे एक अवांछित गर्भ को खत्म करने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। महिला चाहे विवाहित है या फिर अविवाहित, उसे एमटीपी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि गर्भपात का उद्देश्य स्थापित करने के लिए रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है। एमटीपी अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से बंधा नहीं होना चाहिए। कानून को स्थिर रहना चाहिए और इसे बदलते हुए सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है। यहां आपको बता देते हैं, प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद से इस कानून प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है या फिर नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 7 दिन तक सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ईडब्ल्यूएस कोटा में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही थी। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो फिर यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है? इससे 50% के आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा तय किया गया है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है।
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि SC/ST के लोगों को पहले से ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। वेणुगोपाल ने कहा था कि यह कानून आर्टिकल 15 सेक्शन 6 और 16 के मुताबिक ही है। यह पिछड़ों और वंचितों को एडमिशन और नौकरी में आरक्षण देता है और 50% की सीमा को पार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि संविधान में SC और ST के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायत में और स्थानीय निकायों में और प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फायदा उन्हें दिया जा रहा है, तो EWS कोटा पाने के लिए वो सारे फायदे छोड़ने को तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम को जमानत मिल चुकी है। जी हां, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को जमानत दी है। CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील को साकेत कोर्ट से जमानत मिली है। उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। यहां आपको बता देते हैं कि शर्जील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसी की वजह से साल 2019 में जामिया नगर इलाके में कथित तौर पर यह हिंसा हुई थी। दो 2019 में CAA NRC के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम को अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्जील को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि अभी शर्जील इमाम के खिलाफ कई और मुकदमे अदालत में लंबित हैं, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। इमाम अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए राजद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं और जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत जेल में है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शर्जील ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था। शर्जील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक इसे स्थगित करने को कहा गया है। JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम या UAPA के तहत आरोपी बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से CRPC की धारा 436A के तहत राहत की मांग करने वाले शर्जील इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वो 31 महीने से हिरासत में है। इमाम को अक्टूबर 2021 में साकेत कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके भड़काऊ भाषण के बोल समाज की शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला था। इसी साल 24 जनवरी को कड़कड़डूमा अदालत ने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित IPC की कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने कहा था कि दिसंबर 2019 में दिए गए भड़काऊ भाषण के लिए शर्जील इमाम को सुनवाई का सामना करना होगा। शर्जील पर ये आरोप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए गए भाषणों पर लगे हैं।
शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था। शर्जील इमाम ने हाल ही में निचली अदालत में धारा 436A के तहत एक आवेदन दायर किया था। धारा 436A में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति से पहले उसके खिलाफ कथित अपराध के लिए तय अधिकतम सजा के आधे तक कारावास हो चुका है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और इस पूरे मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई भी होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और RP रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा है। दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पेरारीवलन की तरह समानता के आधार पर रिहा करने की मांग की है। मामले का फैसला होने तक अंतरिम जमानत भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक पेरारीवलन को रिहा कर दिया था। नलिनी ने भी दोषी AG पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। इस साल जून में दोनों दोषियों ने समान राहत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि उसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समान अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं ने हत्या के मामले में 7 दोषियों में से एक AG पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया है। इस साल मई में शीर्ष अदालत ने सितंबर 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर पेरारीवलन को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था। 6 अन्य दोषी सलाखों के पीछे हैं। नलिनी को 25 अन्य लोगों के साथ 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस KT थॉमस ने 19 दोषियों को बरी कर दिया, लेकिन नलिनी सहित उनमें से 4 की मौत की सजा को बरकरार रखा। 3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनमें रविचंद्रन भी शामिल था। नलिनी की मौत की सजा को तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया। वर्ष 2018 में अन्ना द्रमुक मंत्रिमंडल ने 7 दोषियों की रिहाई की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा है कि आप कुछ भी फैसला ले, लेकिन आपको जो फैसला लेना है वो लेना ही होगा। राजोआना करीब 26 साल से जेल में बंद है। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि राजोआना की फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। 25 जनवरी 2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि इस पूरे मामले का दूरगामी असर हो सकता है। केंद्र ने इस पर विचार करने के लिए और समय देने की मांग की थी। राजोआना करीब 26 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करने पर केंद्र सरकार पर सख्ती जाहिर की है।
2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 2 महीने के भीतर इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना फैसला करें कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलें लंबित हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ उनकी दया याचिका पर विचार करने में देरी के लिए मौत की सजा को कम करने की राजोआना की याचिका पर विचार कर रही है। राजोआना ने 2020 में रिट याचिका दायर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर उसकी मृत्यु दंड की सजा को कम करने और 8 अन्य दोषियों को छूट देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उसने उस फैसले को लागू करने की मांग की। उसने दया याचिका पर विचार करने में लंबी देरी के आधार पर अपनी मौत की सजा को कम करने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना की भी मांग की। बलवंत सिंह राजोआना ने याचिका में कहा था कि उसने लगभग 26 साल जेल में बिताए हैं। इस आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अन्य दोषियों की अपीलों का लंबित होना राजोआना की याचिका पर फैसला लेने में बाधा नहीं बनेगा। आज सुनवाई के दौरान अदालत में शुरू हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज के स्थगन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने बाद की तारीख की मांग की क्योंकि मामला विचाराधीन है। कोर्ट ने जवाब में कहा कि 2 मई के आदेश के बाद से कुल 4 महीने बीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय के रुख को खारिज कर दिया था। 30 अप्रैल को दायर हलफनामे में गृह मंत्रालय ने 2 प्रारंभिक आपत्तियां ली। दया याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी अन्य संगठन द्वारा दायर की गई है, न कि स्वयं दोषी ने। दया याचिका पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले में अन्य दोषियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपीलों का निपटारा नहीं किया जाता है। अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले में स्टेटस का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।